हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। तो हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहले भाग में हम करंट अफेयर्स की कुछ न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे भाग में ऐतिहासिक घटनाओं में क्या स्पेशल रहा, उनकी बातें कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो डेली सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 20 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितनी भी आज तक इस सुप्रभात सीरीज की क्लासेस हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक कम्युनिटी नाम का बटन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो चलिए कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो न्यूज़ हैं ज़्यादातर द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं और या फिर पीआईबी से होती हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये दो न्यूज़पेपर हम बेसिकली कवर किया करते हैं न्यूज़ के लिए। तो चलिए पहली न्यूज़ हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज एनी नेग्लिजेंस इन कंडक्ट ऑफ नीट शुड बी डेल्ट विद थ्रोली। सुप्रीम कोर्ट ने इस नीट के बारे में एक नई बात कही है। इनका कहना है कि नीट का जो पेपर था उसके आयोजन में अगर किसी भी तरीके से कोई लापरवाही की गई है उसे पूरी तरीके से निपटा जाना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा कि नीट यूजी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं एनटीए पर। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इन्होंने कहा कि अगर इसमें अगर 0.01% भी अगर त्रुटि हुई है, लापरवाही हुई है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम होता है एनटीए, यही एनटीए कंडक्ट करवाती है इस नीट के एग्जाम को। ये कई ऐसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। कई एग्जाम तो ऐसे होते हैं जो एक साल में 2 बार होते हैं और कई ऐसे एग्जाम भी कंडक्ट करवाती हैं जो साल में 1 बार होता है। जैसे आप सभी को पता है नेट का जो एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ की बात करते हैं, ये भी अब एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी एलिगेशन लग रहे हैं एनटीए पर और एनटीए के खिलाफ में बहुत सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग भारत के एरियाज में। और अलग अलग संगठन सभी इकट्ठे होकर भी इसका क्या है, विरोध कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है स्पष्ट रूप से एनटीए को। और ये किसने लिया है फैसला? न्यायमूर्ति विक्रम सिंह, जस्टिस एस वी भाटी के साथ मिलकर। तो एस वी भाटी जो है ना, वो उसी अवकाश पीठ का हिस्सा हैं जिसमें
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ अध्यक्षता कर रहे हैं। तो एनटीए की तरफ से जितने भी वकील पेश हुए थे उन सबको इन्होंने कहा कि हम निपटेंगे अच्छे तरीके से, अगर थोड़ी सी भी त्रुटि पाई गई, 0.01% भी पाई गई तो भी। ठीक है, यहां पर आपने ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फोटोज देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये हाल ही की फोटो है जिसमें मशालें लेकर लोग विरोध कर रहे हैं एनटीए का। दूसरे फोटो में आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट पेपर लीक की जांच की जाए, ऐसे पोस्टर लेकर विद्यार्थी खड़े हुए हैं। यहां इस पहली फोटो में देखिए अलग अलग संगठन के लोग भी यहां पर आए हुए हैं, एनएसयूआई, एसएफआई, एआईएसएफ। तो विभिन्न विभिन्न संगठन ने इकट्ठे हो चुके हैं और इनका कहना है कि नीट यूजी 2024 का जो अभी परिणाम आया है उसे रद्द किया जाए और नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए। नीट एस्पिरेंट सबमिटेड फोर्स्ड डॉक्यूमेंट एनटीए free to take legal action, high court on student who alleged OMR sheet was torn। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बात बता दी है। वहीं एक न्यूज और है इसी बात को लेकर, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी विद्यार्थी ने जाली नोट प्रदर्शित किए हैं यानी कि जाली दस्तावेज, तो एनटीए कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हैं। अब ये बात इन्होंने क्यों कही है, एक स्टूडेंट है उसका नाम है आयुषी पटेल, उन्होंने एक याचिका लगाई एनटीए के खिलाफ और उन्होंने कहा कि मेरा जो पेपर हुआ था उस पेपर में शीट जो थी वो शीट फटी हुई थी। लेकिन फिर जब हाई कोर्ट ने कहा कि चलो एनटीए से पूछ लेते हैं, एनटीए ने फिर वो जो सीट थी उस लड़की की उस सीट को यानी कि एक कॉपी जो होती है वो हाई कोर्ट में दिखाई। अब वो लड़की जो है उस पर ये आरोप लग गया, लड़की आरोपी बन गई क्योंकि वो झूठ बोल रही है अगर उन्होंने वो सामने रख दी है। इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 18 जून को कि अगर आपके खिलाफ उस अभ्यर्थी ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं तो आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बात हो रही है एनटीए की। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही तो कंडक्ट करवाती है नीट यूजी का एग्जाम। अब आप इसी एनटीए के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आपको इसके बारे में बताना है कब हुई थी इसकी स्थापना। अगर आपने इसमें लिखा होगा 2017 तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी और एक अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इस राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना हुई यानी कि एनटीए की स्थापना हुई। और फिर बाद में जब इसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी तो फिर इसे किसके तहत यानी कि कौन से मंत्रालय ने इसका गठन किया था? मानव संसाधन मंत्रालय। यानी कि मानव संसाधन जो मंत्रालय है इसका नाम कब रखा गया था? तो ये बात है 1985 की, जब यहां पर राजीव गांधी की सरकार थी। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में इस मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से इसका नाम क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। यानी कि जो भी पेपर्स एग्जाम्स की बातें हैं वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, तो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने भी बयान दिया था कुछ दिन पहले इसी नीट यूजी 2024 के एग्जाम को लेकर कि हाँ हम मानते हैं कि गलतियां हुई है, उनको सुधारने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो इसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ये एनटीए। ये संस्था कई उच्च शिक्षण संस्थान जो होते हैं वहां पर एडमिशन करवाने के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना वो कंडक्ट करवाती हैं। तो थोड़ा सा आपको ये बातें ध्यान में रखनी है।
जब आप इस एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ऑफिशियल वेबसाइट। और ये रहा इनका लोगो। और इनके जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत से प्यारे प्यारे क्वेश्चन इन्होंने वहां पर डाल रखे हैं पहली ही उस पर। यहां पर देख सकते हैं एक तिरंगे के बारे में इन्होंने बताया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियम और कानून फ्लैग कोड के अंतर्गत आते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं फ्लैग कोड के बारे में? तो आप इसके बारे में सर्च कर लीजिए। और थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, द इंडियन नेशनल फ्लैग मस्ट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन लेड डाउन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। जो हमारा इंडियन फ्लैग होता है वो इस BIS के द्वारा जो भी स्पेसिफिकेशन दी गई है उन्हीं के अनुसार ये बनाया जाता है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन किसने तैयार किया था? श्री पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है, तो ये तो चलो एक अलग से कुछ पॉइंट्स से जो मैंने आपको बताए, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के पहले पेज पर ही ये डाल रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए पोर्शन इन्होंने अलग से बनाया है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से एग्जाम ये कंडक्ट करवाती हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, सारी बातें आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद है इस पर छात्रों को न्याय जरूर मिलेगा और एक ना एक दिन ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। PM मोदी इनएग्रेट्स न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास तो बहुत पुराना है, आप सभी को पता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम बातें करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं, कल ही यानी कि 19 जून को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे। ये बहुत ही अच्छी बात रही। नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद ये पहला एक अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और ये विदेश में भी जाकर आ चुके हैं। इटली G7 का जो समिट हुआ था, पहला विदेशी दौरा उन्होंने वहां किया। और ऑफिशियली रूप से पहला राजकीय दौरा इनका कहां पर रहा? बिहार में। और आपको पता है ये नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार के नालंदा जिले में। उसके नए कैंपस का ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडिया शुड वंस अगेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर इन द वर्ल्ड, PM नरेंद्र मोदी सेड। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो नॉलेज का सेंटर रहा है हमारे भारत का, प्राचीन समय में बड़ी ही उन्नत यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको जला दिया गया था। और अब इन्होंने कहा है कि अब फिर से जरूरत है कि विश्व इस नॉलेज सेंटर को पहचाने। द प्राइम मिनिस्टर ऑन June 19 inaugurated the new campus of Nalanda University, an international university close to the site of ancient ruins in Nalanda in राजगीर, बिहार। अभी पहले आपको मैं फोटो दिखा देता हूं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सच है ना वो आग से जलाया नहीं जा सकता। जैसे आप सभी को पता है इसे जला दिया गया था इस यूनिवर्सिटी को, है ना? तो अब यहां पर आप ये फोटो देख सकते हैं, ये है उस उद्घाटन सत्र की फोटो। ठीक है ना? ये एक ग्रुप फोटो ली गई वहां पर। इसके क्या मायने हैं, मायने समझने का प्रयास करें। यहां पर पीछे देखिए, ये जो राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 और 2, 20, यानी कि टोटल 20 देश हैं और एक हमारा भारत है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं कितने देशों को हमने ये संदेश पहुंचाया है कि हमारे भारत में एक नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है, जिस देश का यहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है उस देश के अगर कोई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं तो उस प्रतिनिधि की न्यूज उनके देश में चलेगी, उनके देश में भी पता लगेगा कि नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी एक भारत में है जिसका इतिहास ये रहा। वो भी हमारे इस नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होंगे। यहां पर ये देखिए नया कैंपस ऐसा दिखता है इस नालंदा
विश्वविद्यालय का। ये रहा कैंपस और ये रहा गेट, मेन गेट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी है और ये बड़ा ही खुशी का विषय है। और ये है वहां के कौन, वाइस चांसलर अभय कुमार इनका नाम है। और इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस नए कैंपस का उद्घाटन करने आए हैं। अब इस नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व में भी क्या है, एक नाम मिलेगा। और यहां पर देख सकते हैं कैसा है ये नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप। हालांकि पुराने खंडर भी आपने देखे ही होंगे, वो कभी प्राचीन समय में बहुत ही बेहतरीन विद्या का केंद्र हुआ करता था। थोड़ी सी कहानी सुनेंगे, चिंता मत करो। इस यूनिवर्सिटी को जलाया किसने था? इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जब इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो आप जल्दी से बताएंगे। इतने में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में इतिहास बता देता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के टाइम पीरियड में की गई थी। गुप्त वंश का टाइम पीरियड हमारे भारतीय इतिहास का सबसे गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। इसी गुप्त वंश के समय में एक राजा हुए थे जिनका नाम आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार के एरिया में। और वर्तमान की दृष्टि से कहां पर है? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। काफी लंबे समय तक ये नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ही उन्नत यूनिवर्सिटी बनकर रही। और इसके बाद में फिर आपने एक वंश का नाम इतिहास में जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम हम लेते हैं पाल वंश। उस पाल वंश में एक राजा हुए थे धर्मपाल नाम के। धर्मपाल नाम के राजा जो थे ना, उन्होंने इस नालंदा विश्वविद्यालय का आप कह सकते हैं पुनरोद्धार भी करवाया, थोड़ा सा इसका रिनोवेशन का काम भी करवाया। लेकिन धर्मपाल को स्पेशली किसके लिए जाना जाता है? उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी बनवाई थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह भी बिहार में ही है। बिहार के कौन से एरिया में? भागलपुर एरिया में। यानी कि जब आप 10वीं शताब्दी से पहले की बात करते हैं तो हमारे भारत में दो बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और एक हमारे उत्तरी भारत में भी हुआ करती थी, आप उसका भी नाम बताएंगे क्योंकि इतिहास में मैंने आपको बड़े ही प्यारे ढंग से बताया हुआ है। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय के लिए यहां पर बहुत सारी किताबें थी। पूरे विश्व के लोग हमारे यहां से ज्ञान लेने आया करते थे, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी को एक आक्रमणकारी ने जला दिया था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। उसने जब यहां बंगाल पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो नाम आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के बारे में कहा जाता है कि ये बंगाल के अंतिम हिंदू राजा थे। जब हम इस सेन वंश की बात कर रहे हों तो थोड़ा सा यहां आपको पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी ऐतिहासिक बातें चली हैं आज करंट अफेयर की क्लास में, आपको यह भी पता होनी चाहिए। तो इस सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है सामंत सेन। जब सामंत सेन ने इसकी स्थापना की तो कहां से स्थापना की थी? राड नामक एक जगह पे। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? नदिया, यानी कि लखनौती। आपने नाम जरूर सुना होगा, लखनौती। तो ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इस सेन वंश में कई राजा हुए, कई प्रमुख राजाओं का नाम आता है जैसे कि विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। और इस सेन राजवंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो नाम आता है विजय सेन का, प्रथम स्वतंत्र राजा इस सेन राजवंश के। सेन राजवंश मूल रूप से बंगाल का राजवंश माना जाता है। और इस वंश के जो विजय सेन थे वो कौन थे? वो शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शिव जी की पूजा किया करते थे। और उनके बाद में एक बड़ा नाम आता है जिनका नाम था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन एक अच्छे राजा होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक का नाम आता है दान सागर और इनकी एक रचना और थी
अद्भुत सागर नामक रचना। अद्भुत सागर, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ये रचना की शुरुआत तो की, दान सागर जो रचना थी इसका काम इन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन ये अद्भुत सागर नामक रचना इनकी पूरी नहीं हो पाई और ये अधूरी रह गई। इस अधूरी रचना अद्भुत सागर को पूरा किसने किया था? तो नाम आता है लक्ष्मण सेन का। तो लक्ष्मण सेन ने इस अद्भुत रचना को, यानी कि अद्भुत सागर नामक रचना को पूरा लिखा, पूरा लिखा। और एक कवि का नाम आपने जरूर सुना होगा, नाम है उनका जयदेव। और जयदेव की रचना बड़ी प्रसिद्ध रचना है, अगर आपने इतिहास में इसको कवर भी किया हो, बहुत बार पूछा भी जाता है। जयदेव के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में और भी लेखक रहा करते थे। एक लेखक का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो नाम आएगा धोई। धोई की रचना कौन सी है? तो नाम आएगा पवनदूत। उन्होंने लिखी थी पवनदूत नामक रचना। और एक इनके व्यक्ति और रहा करते थे इनके दरबार में, जिनका नाम आता है हल्लायुद्ध, जो इनके एक मंत्री भी थे, मुखिया। और हल्लायुद्ध ने एक रचना लिखी थी ब्राह्मण सर्वस्व के नाम से। तो ये थोड़ा सा मैंने पालवंश के बारे में बता दिया। इस पालवंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन साबित हुए, क्योंकि लक्ष्मण सेन के समय में ही इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। अब जब हम बात करते हैं इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी कौन था, तो आपको समझना पड़ेगा मोहम्मद गोरी के बारे में। एक सेकंड रुकिए, यहां पर लिख देते हैं मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये एक गौर प्रांत का सुल्तान था और इसने भारत पर आक्रमण किया। इसकी दो लड़ाइयां बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती हैं, जिन्हें हम त्राइन की लड़ाई कह देते हैं। 1191 में इसने लड़ाई लड़ी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 1192 की दो लड़ाइयां लड़ी थी, और एक लड़ाई इसने 1194 में लड़ी, चंदावर की लड़ाई। ठीक है, इतिहास में आपने ये जरूर पढ़ा होगा। यहां पर अगर बताएंगे तो आपकी करंट अफेयर की क्लास काफी लंबी चली जाएगी। ये जब मोहम्मद गोरी आया तो इसके 4 गुलाम बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, इसका खास गुलाम था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसको खरीदा था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी नामक एक व्यक्ति ने, जो कि एक व्यापारी था। बाद में उस अजीज कुकी से मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया, फिर ये इस मोहम्मद गोरी का गुलाम बन गया। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किसकी स्थापना कर दी थी? दिल्ली सल्तनत की, यानी कि जिसे हम गुलाम वंश की कह देते हैं। गुलाम वंश इसका नाम इसी वजह से पड़ा था, क्योंकि इसका संस्थापक एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक का नाम था यालदोज। कुतुबुद्दीन ऐबक के पैरेलल में एक और क्या था? गुलाम यालदोज। एक का नाम था कुबाचा, और चौथा गुलाम जो था मोहम्मद गोरी का, वो कौन सा था? इख्तियारुद्दीन, सॉरी यहां से इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। तो इस प्रकार से इस मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। जब इस मोहम्मद गोरी ने भारत में आक्रमण किया तो इसका एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने तो स्थापना की थी बाद में, कुछ टाइम बाद गुलाम वंश की। और इसका एक गुलाम जो था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, वो बंगाल के एरिया में चला गया था, यानी कि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार और बंगाल, वहां पर उसने आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, लूटपाट मचाई, और नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण था, वो उसने जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 महीने तक वो किताबें वहां पर जलती रही। इसी वजह से अभी जो नया उद्घाटन किया गया है नए कैंपस का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही तो कहा है कि ये जो ज्ञान है उसे कभी भी जला नहीं सकते। किताबों को जलाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को आप नहीं जला सकते।
नालंदा एक मूल्य है, एक मंत्र है, एक गौरव है, एक गाथा है। नालंदा उस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में भी पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को कभी भी मिटा नहीं सकती। तो बड़ा ही हर्ष का विषय है। अब आपको एक पॉइंट मैं और बताता हूं। इस की शुरुआत तो चलो अभी विश्व पटल पे देखने को मिली है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए इस कैंपस के उद्घाटन में कई देशों के राजनयिक यहां पर उपस्थित थे। ठीक है, अब विश्व पटल पे एक पहचान तो ये आज हुई, यानी कि कल हुई। कल इन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब G20 की अध्यक्षता के बारे में आपको पता ही है। G20 की अध्यक्षता हमारे भारत ने की थी 2023 में। और यहां पर जब हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिल रही थी, तो उनके बैकग्राउंड में देखिए, ये देखो यहां पे बैकग्राउंड में, यहां पर देखिए बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड देखो। हमारी भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से मिली जो यहां इस G20 में उपस्थित हुए, उसका बैकग्राउंड हमने क्या रखा था? नालंदा विश्वविद्यालय ही रखा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर आपको इन फोटोज में दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से हम अपनी इस धरोहर को विश्व पटल पर दिखा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े देशों के यहां पर नेता आए हुए, उन्होंने यहां पर फोटो क्लिक करवाई और ये फोटो उनके देश में भी पब्लिश हुई, उनके बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई होगी और बातें भी हुई होंगी कि यहां पे जो फोटो क्लिक करवाई है उसके पीछे वो क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उन देशों में भी जिक्र हुआ होगा जो इस G20 की अध्यक्षता में शामिल हुए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रयास था G20 में। और अब इसको साकार करते हुए इसका जब उद्घाटन किया गया, तो उस उद्घाटन समारोह में भी कुछ विदेशी राजनयिकों को बुलाया गया। अब ये फिर से एक न्यूज विश्व पटल पर बन रही है। नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे भारत का एक गौरव था, उस गौरव को दोबारा से पुनर्जागरण करने का यह प्रयास है। यहां पर इस फोटो में आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जोई बिडेन। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री इस नालंदा विश्वविद्यालय के पोस्टर की तरफ इशारा करके इनको बता रहे हैं, शायद बता रहे होंगे कि क्या इसका इतिहास रहा या फिर ये क्या है। तो ये एक अच्छा प्रयास था, बहुत ही अच्छी ये क्या है, एक सोच रही है भारत सरकार की। तो G20 की अध्यक्षता 2023 में हमारे भारत के हाथों में थी और भारत ने ये अध्यक्षता किसको सौंपी? ब्राजील को। तो अभी 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण टेक्स चार्ज एज डिप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। जनसेना पार्टी के चीफ पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। पवन कल्याण एक अच्छे एक्टर रहे हैं। अगर आपने साउथ की मूवी देखी होगी तो आपको बड़ा प्यारा लगेगा। और इनको फिर साथ में और भी मंत्रालय दिए गए हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रूरल वाटर सप्लाई। ठीक है, तो अभी इस जनसेना पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको इनका नाम पता ही है, पवन कल्याण। ये एमएलए हैं पीथापुरम से। ठीक है, तो इनको कई और भी कार्यभार संभाले गए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको ये यहां पर ये फोटो दिख रही होगी, ये है पवन कल्याण, एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे पॉलिटिशियन। अगर ये साबित हो सकते हैं तो इनको अपने आप को साबित करना होगा कि ये कितने बेहतरीन उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं। आपको पता है हमारे भारत में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा चुनाव के गठन के लिए, है ना। 18वीं लोकसभा का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 18वीं लोकसभा के सदन के नेता चुने गए हैं, बीजेपी के नेता चुने गए हैं
और एनडीए की जो सरकार बनी उस एनडीए के नेता के रूप में भी श्री नरेंद्र मोदी चुने गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। तो आंध्र प्रदेश की जब बात की जाती है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से आंध्र प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम है टीडीपी। टीडीपी पार्टी ने 16 सीटें जीती थी और इस टीडीपी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो नाम आएगा नारा चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू। तो ये इस टीडी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में उनकी पार्टी ने 16 सीटें जीती लोकसभा में। और उसी समय यानी कि 2-4 दिन पहले वहां पर विधानसभा के भी इलेक्शन हुए थे और वहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 175। 175 सीटों में से नारा चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी ने कितनी सीटें हासिल की? 164। और 164 सीटें हासिल करते हुए उन्होंने विधानसभा में बहुमत बनाया और इसी के साथ नारा चंद्रबाबू नायडू वहां के सीएम बने। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर बने। और डिप्टी सीएम कौन बने हैं? ये अभी मैं आपको दोनों की फोटो दिखा देता हूं। यहां पर ये देख सकते हैं, लोकसभा चुनावों के समय की फोटो है। ये रहे चंद्रबाबू नायडू सीएम और ये यहां पर पवन कल्याण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के अब डिप्टी सीएम होंगे, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और ये चेहरा तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं है, है ना। तो ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब आप सभी को पता है किसी भी राज्य में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं? वहां के राज्यपाल दिलाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आपको यह क्वेश्चन बताना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा एस अब्दुल नाजीर तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। एस अब्दुल नाजीर ने वहां पर मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाई थी। ठीक है, सीएम के रूप में शपथ किसने ली? तो आपको पता है नारा चंद्रबाबू नायडू। अभी मैंने आपको चेहरा दिखाया। बंडारू दत्तात्रेय की जब बात की जाती है, ये कहां के हैं राज्यपाल वर्तमान में? तो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं। वहीं जब आपसे यह पूछा जाए बनवारी लाल पुरोहित के बारे में, आप इनका जवाब कमेंट में बताएंगे कि बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो यह चेहरा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में। तो आंध्र प्रदेश के ये रहे सीएम और डिप्टी सीएम की फोटो मैंने आपको दिखा ही दी। और ये रहे वहां के गवर्नर नाजीर जिन्होंने शपथ दिलवाई सीएम को, यानी कि नारा चंद्रबाबू नायडू को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और वहां के जो सीएम हैं कौन सी पार्टी के हैं? टीडीपी पार्टी के। टीडीपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई? अभी मैंने आपको बताया 16 सीटें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ये दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए थे जब वो कार्यक्रम चल रहा था। और उनके तीसरी कुर्सी पर बैठे थे नीतीश कुमार, जिन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से 12 सीटें जीती लोकसभा में। और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें भी इन्होंने क्या किया है? बहुमत हासिल किया। आपको मैंने अभी यहां पर फोटो भी दिखाई थी। ये रही 164 सीटें जीती इन्होंने 175 सीटों में से। ठीक है ना। तो बस ये हुआ आपका इस कक्षा का पहला भाग संपन्न। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। इस पीडीएफ के साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, मैंने सभी की पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा रखी हैं। एक बार आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज क्या खास है वही हम बातें कवर करेंगे इस हमारे सेकंड पार्ट में। तो चलिए, क्या खास है आज के दिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्मदिन की। आज 20 जून के दिन किनका जन्म है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा। ये है हमारे माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये हमारे भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे विद्यार्थी गणों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बातें करें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में कब कार्यभार संभाला था? 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, और अभी वर्तमान तक हमारे ये राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आप कहेंगे 15वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो थोड़ा सा आप से अगर ये पूछा जाए इनका आवास स्थान कहाँ होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति भवन आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से ये पिक्चर उठाई है। अगर आपने राष्ट्रपति भवन देखना है, और राष्ट्रपति भवन को जब आप देखेंगे ना, तो यहां पर ये पार्क बना हुआ है। इस पार्क का नाम पहले मुगल गार्डन हुआ करता था। आप कमेंट में ये बताएंगे कि इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था जब दूसरा कार्यकाल चल रहा था एनडीए का उस समय में, तो इसका नाम बदला गया था। कौन सा उद्यान इसका नाम रखा गया, जल्दी से बताएं। तो राष्ट्रपति भवन की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, टेक ए वर्चुअल टूर। अगर आप वहां जा नहीं पाते, आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाइएगा तो आपको टेक ए वर्चुअल टूर दिखेगा। उस पर बटन पर क्लिक करना, आपको राष्ट्रपति भवन के बारे में बहुत सारी क्या है एक अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। कमेंट में बता दिया है, क्या आपने नहीं बताया हो तो चलो मैं बता देता हूं। इसका नाम है अमृत उद्यान। मुगल गार्डन से इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। ये रहा, अगर आपने फोटो देखी होगी तो यहां पर लिखा भी हुआ है अमृत उद्यान। म्यूजियम, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। वर्चुअल टूर के माध्यम से आप राष्ट्रपति भवन की क्या है यात्रा कर सकते हैं। और वर्तमान में हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कार्यभार संभाले हुए हैं। तो थोड़ा सा इनकी जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मूल रूप से ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नाम है एक ओडिशा में, तो ओडिशा से ये बिलोंग करती हैं हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति। मूल रूप से कौन सी पार्टी से बिलोंग हैं ये, तो चलिए यहां पर आपको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ओडिशा विधानसभा में भी इन्होंने कार्य किया। ओडिशा विधानसभा में विधायक की भूमिका में भी रही। कब से कब तक, तो 5 मार्च 2000 से लेकर 21 मई 2009 तक विधायक के रूप में इन्होंने कार्य किया, विधानसभा की सदस्य रहीं। फिर जब हम बात करते हैं, इनको विधानसभा में काफी समय हो गया, फिर इनको ओडिशा की राजनीति में मंत्रिमंडल दिया गया, और इनको उस ओडिशा राज्य में राज्य मंत्री का कार्यभार मिला। और 2002 से लेकर 2004 तक इन्होंने राज्य मंत्री का कार्यभार भी संभाला। और फिर करते करते इनको इनके पड़ोसी राज्य झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, झारखंड राज्यपाल। तो इन्होंने 2015 से लेकर
2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया और बाद में आप सभी को पता ही है कि 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, राष्ट्रपति। और ये आपको पता है कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में ये अभी कार्यभार संभाले हुए हैं। आज इनका जन्मदिन है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। चलिए जी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आपको ये बताना है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में हमने बातें कवर की हैं। आज उनका जन्मदिन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और चलिए आप ये बताइए, पहली महिला राष्ट्रपति होने का श्रेय किसे दिया जाता है। अगर आपने लिखा होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी और 25 जुलाई 2012 तक ये राष्ट्रपति रहीं। पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी तो उनका नाम पूछा जाए तो आप लिख देना प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में ही कहा जाता है कि इन्होंने एक महिला राष्ट्रपति होने के नाते सुखोई विमान भी उड़ाया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है, सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो भी इन्हीं को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राष्ट्रपति भी थी और इन्होंने सुखोई विमान भी उड़ाया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट आपका कवर हो गया। फिर जब आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में तो आपको पता ही है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारे भारत की, पहली महिला प्रधानमंत्री। इन्होंने अलग अलग रूप से अगर देखा जाए तो 2 बार कार्यभार संभाला था और वैसे इनका टाइम पीरियड भी 3 बार रहा, ठीक है, लेकिन वो निरंतरता नहीं रही थी। इनका पहला कार्यकाल अगर देखा जाए तो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा, ठीक है। तो इसमें 2 कार्यकाल पूरे हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो। फिर आपको पता है 1977 की जो बात करें उसमें राजनीति में परिवर्तन हुआ, कई पार्टियां इकट्ठी हुई और कई पार्टियां इकट्ठी होकर जनता पार्टी का निर्माण करती हैं। जनता पार्टी के यहां पर हमारे नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। वो सरकार ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और बाद में चौधरी चरण सिंह लोकदल पार्टी के नेता बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये 2 पार्टियां बीच में रहीं, अलग अलग इनके प्रधानमंत्री बने। फिर से कार्यकाल शुरू हुआ हमारी इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी, आप सभी को पता ही है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। जब आपसे पूछा जाए सरोजनी नायडू के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू को हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का श्रेय जाता है इनको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, अति उत्तम। अब आप ये बताइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है तो आपको बताना है। जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएंगे, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना उपराष्ट्रपति तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी जो 3 पॉइंट हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए
तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, आप उनके बारे में बताइए। हमने बहुत बार इनके बारे में बातें की हैं। मुख्य चुनाव आयोग की ही देखरेख में चुनाव आयोजित किए जाते हैं और उनके मुख्य अभी कौन बने हुए हैं? राजीव कुमार। प्रधानमंत्री आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, श्री मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की है। लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना हो गैर कांग्रेसी तो नाम आएगा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर ये पूछा जाए एक नेता के तौर पर ये कौन से नंबर के नेता हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की लगातार 3 बार शपथ ली है, तो फिर नाम आएगा ये दूसरे नंबर के हैं, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल जो हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हरियाणा के बारे में पूछा जाए तो बंडारू दत्तात्रेय हैं और ओडिशा के बारे में कहा जाए तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। और नाजीर जो हैं आंध्र प्रदेश के, अभी हमने बात ही की थी। इस प्रकार से राज्यपाल तो हर राज्य के अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं होती? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती, इनके लिए निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको ये पॉइंट देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं, जयंती है आज इनकी। इनका नाम आपने शायद सुना भी हो, इनका नाम है विश्व प्रसाद तिवारी। विश्व प्रसाद तिवारी, आज इनकी जयंती है। हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 20 जून 1940 को और इनकी मृत्यु इनकी जयंती नहीं है, आज इनका जन्मदिन है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो इनके बारे में जैसे हम बात करें तो ये एक हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। 2013 से लेकर 2017 तक साहित्य अकादमी का नाम आपने सुना होगा ना, साहित्य अकादमी, उस साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं विश्व प्रसाद तिवारी। और एक पत्रिका आया करती थी दस्तावेज, उसके ये संस्थापक संपादक थे। उनके बारे में आप बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हैं, 84 साल की उम्र इनकी हो चुकी है और इनके द्वारा कई रचनाएं भी लिखी गई। और एक पत्रिका जो दस्तावेज नाम की थी, गोरखपुर से प्रकाशित हुआ करती थी, उसकी स्थापना इन्होंने की और इसके ये संपादक भी रहे, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया ये साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते रहे। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई। आज इनका जन्मदिन है तो गलती से वो जयंती लिखा गया, क्षमा चाहते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। और इनकी रचनाएं जो हैं, एक का नाम है कविता क्या है, कविता क्या है नाम की रचना है इनकी लिखी गई, ठीक है ना। और एक रचना इनकी है रचना का सरोकार। तो इस प्रकार कई रचनाएं इन्होंने लिखी हुई हैं। तो हम इन जैसे साहित्यकारों को प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय अच्छे लेखक, संपादक, आलोचक भी रहे। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा एक और बात करेंगे। ये चेहरा हमें बधाई देने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन वही बात है, इन्होंने हम पर राज किया था और आपने नाम इनका जरूर सुना है, वेलेजली, लॉर्ड वेल्जली। ये वेल्जली जो था भारत में अधिकारी बनकर आया और 20 जून 1760 को इसका जन्म हुआ और 26 सितंबर 1842 को इसकी मृत्यु हुई। भारत में किस रूप में आया था आपको पता है? इस वेल्जली का कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है? 1798 से लेकर 1805 तक का ये टाइम पीरियड माना जाता है। ये वही क्या बोलते हैं,
वेल्जली है जो सहायक संधि लेकर आया था। सहायक संधि को लाने वाला कौन था? तो नाम आता है वेल्जली का। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि इस सहायक संधि के बारे में ही, इस सहायक संधि पर सबसे पहले साइन किसने किए थे, आपको यह क्वेश्चन बताना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। वेल्जली के द्वारा प्रस्तावित, जल्दी जल्दी बताएं। बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने लिखा होगा ना हैदराबाद तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। वेल्जली ने एक सहायक संधि यहां पर प्रस्तावित की, उस पर सबसे पहले साइन कर दिए थे हैदराबाद ने 1798 में ही। जब यह आया उसी साल इसने सहायक संधि यहां पर लागू की। उसके बाद में अगले साल इस पर साइन किए थे मैसूर ने 1799 ईस्वी में। उसके बाद में तंजौर ने ही इस पर साइन कर दिए थे 1799 में ही, अक्टूबर की बात है शायद ये। और अवध वालों ने इस पर साइन किए थे 1801 ईस्वी में। इसके अलावा कहा जाता है कि पेशवा जो थे उन्होंने भी साइन किए। पेशवा इन्होंने साइन कब किए थे? 1802 ईस्वी में। बरार और भोसले उन्होंने भी कब साइन किए इस पर? अगले साल 1803 में। और सिंधिया, ये नाम भी आपने इतिहास में जरूर सुना है। सिंधिया जो थे उन्होंने भी साइन कर दिए थे इस पर 1804 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे थे इस सहायक संधि पर साइन करने वाले। जैसे हम बात करते हैं जोधपुर राज्य की, उन्होंने भी साइन किए। जयपुर राज्य जो था उन्होंने भी साइन कर दिए थे। और मछेड़ी आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी साइन किए। और इनके अलावा बूंदी, बूंदी वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। और भरतपुर का नाम आपने सुना होगा, भरतपुर वालों ने भी वहां पर क्या कर दिए थे? साइन कर दिए। लेकिन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, वो कौन थे? स्वीकार न करने वाले, तो उनका नाम भी आपको पता ही होना चाहिए। तो आपने इंदौर के होलकरों का नाम सुना होगा। इंदौर के जो होलकर थे ना, उन्होंने इस सहायक संधि को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। और जब हम बात कर रहे होते हैं इस वेल्जली के बारे में, वेल्जली सहायक संधि को लेकर आया। और इसी वेल्जली के समय में एक युद्ध हुआ था जिसे हम कह देते हैं, सॉरी, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। टीपू सुल्तान जो इस लड़ाई में मारे गए थे, 1799 की बात है। टीपू सुल्तान इस लड़ाई में मारे गए, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो भी इसी के समय में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये चीजें सारी आपको इतिहास में पढ़नी पड़ती हैं। और हमारा ये जो भाग चल रहा है इस कक्षा का, वो यही तो चल रहा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ये बात है 1800 के आसपास की। कोलकाता में जो नागरिक सेवा में भर्ती हुआ करते थे युवक, उनको प्रशिक्षण देने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। और बाद में 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए ये चलता रहा, क्योंकि उनको भारतीय भाषा की शिक्षा देते तभी तो उनको भारतीयों की बातें समझ में आती। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वेल्जली के बारे में कहा जाता था कि ये अपने आप को बंगाल का शेर बताता था, ठीक है। और जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फिर कॉर्नवालिस का दूसरा टाइम पीरियड शुरू हुआ था। हालांकि कॉर्नवालिस पहले भी रहा 1786 से 1793 तक, और इसके बाद में भी वो आया था दूसरे कार्यकाल के लिए। और इस दूसरे कार्यकाल में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो दो कार्यकाल रहे कॉर्नवालिस के, इससे पहले भी और इसके बाद में भी। तो अब हम जान लेते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो ये चेहरा आपने बखूबी नहीं देखा होगा, श्योर है। अगर देखा भी हो तो बहुत बहुत आपको हम प्रणाम करते हैं। इनका नाम है वेंकटेश नारायण तिवारी।
इनका चेहरा मुझे मिला नहीं, मैंने सर्च किया और कोई खास फोटो इनकी मुझे मिली नहीं, इसी वजह से यही चित्र मिला था, एक धुंधला सा, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाया है। वेंकटेश नारायण तिवारी, जो हमारे हिंदी भाषा के एक प्रेमी, बहुत ही अच्छे प्रेमी थे हिंदी भाषा के, एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार रहे, बहुत ही बेहतरीन एक साहित्यकार रहे, और उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक अपनी भाषा को महत्व दिया था। इतना प्यार करते थे अपनी हिंदी भाषा से कि इनको स्वतंत्रता से ज़्यादा अपना हिंदी भाषा के प्रति प्रेम था। इनका जन्म कहा जाता है कि 1890 के आसपास में कानपुर में हुआ था, और कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 20 जून 1965 को। ठीक है, अब आपको इनके बारे में बताना है एक प्यारा सा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बनाया है। वेंकटेश नारायण तिवारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। पहला पॉइंट पढ़ के देखिए। वेंकटेश नारायण तिवारी ने हिंदी साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादन के लिए कार्य भी किया, यानी कि वो इसके संपादक भी रहे। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। इन्होंने 2 बार इस अभ्युदय का संपादक कार्य किया था। और जब आपसे पूछा जाए इस अभ्युदय को शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नाम आता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अभ्युदय नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया हिंदी भाषा में, और इसके संपादक बने वेंकटेश नारायण तिवारी। 2 बार ये बने थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं इनके बारे में, दूसरे पॉइंट में देखो, वेंकटेश नारायण तिवारी कानपुर फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारत की पहली लोकसभा के लिए चुने गए। तो आपका ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पहली लोकसभा के चुनाव आपको पता ही है। फर्स्ट लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए। और ये जो सीट है कानपुर फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र, यहां से 4 लोकसभा सांसद चुने गए थे, जिनमें से एक नाम आता है इनका। हालांकि आप उनके बारे में ज्यादा सर्च कर सकते हैं कि वो 4 सीटें कौन कौन सी थी। इस कानपुर फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 4 सांसद बने थे, जिनमें से एक नाम इन्हीं का आता है। पहली लोकसभा का चुनाव, यानी कि पहली लोकसभा के गठन के लिए चुनाव जो था वो 1951-52 में हुआ। और हमारी जो पहली लोकसभा का गठन हो गया, उस पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको पता होना चाहिए। बताएंगे कमेंट में क्या नाम आएगा उनका। अब तीसरे पॉइंट के बारे में देखो। वेंकटेश नारायण तिवारी का कथन था कि मेरे लिए भाषा का प्रश्न राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक का है। तो ये इतना प्रेम करते थे अपनी भाषा के। ठीक है ना, तो सारे की सारे ही पॉइंट इनके बारे में सही लिखे हुए हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आपने बता दिया होगा, नहीं बताया है तो चलो मैं लिख देता हूं, जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर हमारी पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, और फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से ये सांसद बने थे उस समय। और बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि एक जो संस्था थी भारत सेवक समाज, उसके भी सदस्य रहे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के साथ शुरू हुई थी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पते की बात मैंने आपको बताई है। मैंने कई चीजें बताई हैं आपको। अभ्युदय अखबार जो था उसका भी संपादक कार्य किया इन्होंने, यानी कि संपादन कार्य किया, उसके संपादक बने। और एक नाम आपने जरूर सुना है, जनसत्ता अखबार आता है एक, जनसत्ता के संपादक भी बने थे ये। और एक पत्र और प्रकाशित हुआ करता था भारत नाम का, उसके भी क्या है, इन्होंने संपादन कार्य के लिए कार्य किया। तो इन सब के संपादक रहे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है ना। और 1919 की बात थोड़ी सी बता देता हूं चलो। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता है। उस हत्याकांड के लिए एक
जांच समिति बनाई गई थी, उसमें सचिव की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी 1919 में। तो इस प्रकार आपकी इस कक्षा का ये दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं अपने इस चैनल पर, तो आपको कम्युनिटी बटन पर जाना होगा। उस कम्युनिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके के। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग अगर पसंद आया हो तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।